गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम धमार ताल का परिचय सीखेंगे। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, धमार ताल के साथ कौन सी गायन शैली गाई जाती है, धमार ताल किस वाद्य पर बजाई जाती है। आइए चलते हैं धमार ताल की तरफ। ताल धमार। बेटा धमार ताल का परिचय सीखने से पहले हम थोड़ा सा एक बार ये जो ताल जिस वाद्य पर बजाई जाती है उस वाद्य के विषय में थोड़ा सा सीखेंगे ताकि इसका जो परिचय है वो अच्छे से हमें समझ में आए। आइए चलते हैं, पहले वाद्य के विषय में सीखते हैं। एक वाद्य इस प्रकार का होता है। लगभग इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मदन पखावज कहलाता है। ये लकड़ी के गट्टे होते हैं जो इस वाद्य में लगे होते हैं। ये जो भाग होता है, ये बत्ती होती है, ये होता है आटा। जिस आटे से हम रोटियां बनाते हैं, चपातियां बनती है, वही आटा होता है, यहाँ पर लगाया जाता है। ये इस प्रकार से ये गजरा होता है और ये जो भाग होता है ये मैदान कहलाता है। ये चमड़ा होता है, मैदान, ये चमड़ा होता है। ये बेटा तबला है। मैंने यहाँ पर तबले का एक ही भाग बनाया है, दो भाग होते हैं तबले के। ये मदन है, मदन और पखावज। पखावज जो होता है इसका जो बीच का जो भाग होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, आकार में थोड़ी लंबी होती है। मदन जो होती है उसका आकार थोड़ा कम होता है और लंबाई ज़्यादा होती है। ये दोनों बातें में थोड़ा सा अंतर होता है। पखावज का जो बीच का जो भाग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, लंबाई थोड़ी सी छोटी होती है। और मदन का जो आकार है वो लंबाई में बड़ा होता है। तो ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ऐसा कहा जाता है संगीत के इतिहास में कि जो मदन और पखावज है इसके बीच में से दो भाग किए गए और दोनों भागों को सीधा करके एक इंस्ट्रूमेंट बना। उस इंस्ट्रूमेंट को तबला कहा गया, इस वाद्य को तबला कहा गया। और ये जो कार्य करने का जो श्रेय है वो अमीर खुसरो साहब को दिया जाता है। अमीर खुसरो साहब ने पखावज के बीच में से दो भाग करके जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिस वाद्य को बनाया उन्होंने, वो वाद्य संगीत में तबला कहलाया। इस प्रकार से तबले का आविष्कार हुआ, तबला बना। हमारे पास तबले के दो भाग होते हैं, बाया तबला और दाया तबला। इसको नर और मादा के नाम से भी जाना जाता है। हम धमार ताल का परिचय पढ़ रहे थे और धमार ताल का परिचय पढ़ने से पहले हम इंस्ट्रूमेंट के विषय में पढ़ रहे हैं। अभी ये मृदंग और पखावज वाद्य है, ये तबला वाद्य है। तबले का जो आविष्कार है वो मृदंग और पखावज से ही हुआ है। प्राचीन समय में मृदंग और पखावज जो है वो शास्त्रीय संगीत में वाद्य रहे हमारे ताल के, इस पर ताल बजाई जाती थी। यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं
ये एक लकड़ी का खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग को ढकने के लिए दोनों तरफ से चमड़े को लगाया जाता है। एक पशु का चमड़ा होता है, पशु की खाल होती है, वो वहां पर लगाया जाता है। दोनों भाग को बंद कर दिया जाता है और बीच में जो आप ये भाग देख रहे हैं ये भी उसी चमड़े की बद्दी होती है, ये बद्दी कहलाती है। ये जो भाग है लकड़ी के गट्टे इसमें टुकड़े लगाए जाते हैं आवाज को स्वरों के साथ मिलाने के लिए। ये जो चमड़ा लग रहा है इस चमड़े के ऊपर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ये ब्लैक नहीं है, ये प्राचीन समय में आटा होता था। आटा जो हम जिससे चपाती बनाते हैं वो आटा यहाँ पर लगाया जाता था गिला, दोनों साइड चमड़े के बाहर वाली साइड में दोनों साइड ये आटा गिला करके लगाया जाता था। आधुनिक समय में हम जो तबला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर जो ये मिश्रण लगाते हैं, ये कुछ धातुएं आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो इस चमड़े पर स्थायी रूप से लगाया जाता है। ये हटता भी है, ये स्थायी रूप से लगाया जाता है और लगा ही रहता है। यहाँ पर जो आटा है ये मात्रा इसकी जो है वो कम ज़्यादा होती रहती थी, क्योंकि प्राचीन समय में हमारे पास जो विशेष रूप से जो गायक शैलियाँ रही उसमें ध्रुपद का जो अंग है, ध्रुपद जो भाग है वो विशेष रूप से रहा, ध्रुपद अधिक प्रचार में रहा। ध्रुपद गाया बजाया जाता था उस समय में। तो ध्रुपद जो है वो एक पुरुष प्रधान गायकी है। ध्रुपद का जो टॉपिक है वो जन्म में आता है और इसके विषय में जब आप पढ़ोगे, पढ़ा होगा अपने ग्रंथ में, तो ध्रुपद में आपको बताया गया होगा कि ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गायन है और ये पुरुष प्रधान गायकी है, इसमें वीर रस की उत्पत्ति ज्यादा होती है। यहाँ पर पुरुष प्रधान गायकी है, पुरुषों की जो आवाज है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से भारी होती है। अब यहाँ पर पुरुषों की आवाज जो भारी है, कुछ पुरुषों की आवाज थोड़ी पतली होती है, कुछ पुरुषों की आवाज बहुत ज्यादा भारी होती है। तो उसी आवाज के अनुसार यहाँ पर आटे को कम और अधिक लगाया जाता है। यदि पतली आवाज है तो यहाँ पर आटे की मात्रा कम रखेंगे और ज्यादा है तो यहाँ पर आटे की मात्रा भी ज्यादा रखी जाएगी ताकि उनकी आवाज आपस में मिल जाए, आपस में उनकी ट्यून मिले, उनका वाइब्रेशन आपस में मिले। तो यहाँ पर जो आटे की मात्रा है वो कम अधिक होती रहती थी। ये गीला आटा लगाते थे, गीला लगाने के बाद जब इस पर तार बजाई जाती थी तो जब ये सूखेगा, गीला आटा जब सूखेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपना स्थान छोड़ेगा, गिरेगा और ये बीच में गिरे ना, इसलिए बीच बीच में संगीत के जो विद्वान लोग थे, ताल जो वादक थे, वो अपने हाथों को जोर से वहां पर ताल मारते थे। तो उससे क्या होता था कि वो जो आटा गिरने को होता था वो वापस उस पर चिपक जाता था। तो जब हम पूरे हाथ से किसी पर प्रहार करेंगे इस प्रकार से तो जो आवाज है वो फैल कर आएगी, वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, आंदोलन संख्या यहाँ पर बहुत अधिक निकलेगी। इसीलिए कहा गया कि मृदंग और पखावज पर जो ताल बजाई जाती है वो खुले बोल की ताल होती है। यहाँ पर वाइब्रेशन फैल रहा है तो ये खुला कह रहा है, फैल रहा है। तो यहाँ पर इस वाद्य पर जो ताल बजती है वो सभी खुले बोल की ताल कहलाई और इसी वाद्य से दूसरा वाद्य बनाया गया तबला। और तबले पर जो नियम है वो बदले गए, तबले पर जो नियम है वो बदले गए। तबले पर जो नियम रहा वो उंगलियों का रहा, तबले पर पूरे हाथ से थाप नहीं लगाया जाता। इस प्रकार से इस वाद्य को बजाने के लिए केवल और केवल उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, फिंगर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी नियम होते हैं कि ये जो सबसे लास्ट वाले जो फिंगर है इसका कम प्रयोग रहेगा, इस सेकंड नंबर वाली उंगली का प्रयोग इसमें कम रहेगा। ये भी प्रयोग होती है और ये भी प्रयोग होती है, लेकिन इन दोनों का प्रभाव कम होता है इन दोनों की अपेक्षा। प्रथम और थर्ड जो उंगली है इसकी अपेक्षा इनका प्रभाव कम रहता है। तो तबला जो है वो फिंगर से बजाया जाता है, उंगली से बजाया जाता है और वो इस प्रकार से बजता है, इस प्रकार से। यहाँ पर हम थाप लगाते हैं, यदि हम यहाँ पर थाप लगाएंगे तो हमारी जो स्याही है, जो मिश्रण लगाया गया है ये भी हट जाएगा। तो इसलिए तबले का जो बजाने का तरीका है वो बदला, यहाँ पर तरीका अलग होता था। तबले पर जो तार बजते हैं वो उंगली से बजाई जाती है और जब हम उंगलियों से आवाज उत्पन्न करेंगे ऑटोमेटिकली वो बंद ही हो गए। इसलिए कहा गया कि जो मृदंग और पखावज पर ताल बजेगी उनके बोल खुले होंगे और जो ताल तबले पर बजेगी उनके बोल खुले होंगे। तो ये था हमारा वाद्य तबला और ये हमारा वाद्य पखावज। और इसके आधार पर हम धमार ताल का परिचय अभी पढ़ेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए धमार ताल का परिचय पढ़ते हैं। इससे पहले हमने रूपक ताल पढ़ा,
जप ताल पढ़ा, तिलवाड़ा ताल पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं धमार ताल। धमार ताल में बेटा मात्रा जो होती है वो 14 होती है। 14 मात्राओं की ये ताल है। और इस ताल में एक बार इसकी जो टेबल है, स्ट्रक्चर है, वो एक बार बना देता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रूपक ताल में, जप ताल में, तिलवाड़ा ताल में आपने देखा होगा 2 मात्राओं के विभाग बने, 3 मात्राओं के विभाग बने, 4 मात्राओं के विभाग बने। हमारे पास जो धमार ताल है, इस ताल की पहचान, हमें परिचय की जो पहचान है वो हमें इसी बात से हो जाएगी, विभाग से, कि हमारी जो धमार ताल है उसका जो प्रथम विभाग है उसमें सबसे अधिक मात्राएं होती है। मतलब कितनी? 5 मात्राएं। पहला जो हमारा विभाग है वो 5 मात्राओं का रहेगा, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का, और तीसरा विभाग 3 मात्राओं का। इस प्रकार से हमारा ताल का विभाग बढ़ जाएगा। विभाग हम बनाने के मात्राओं को बांट लेंगे, और नियमानुसार प्रथम मात्रा सम कहलाएगी, इसलिए हम क्रॉस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर दूसरा सम रहेगा, और 8वीं मात्रा इस ताल में खाली मानी जाती है, और 11वीं मात्रा पर तीसरा सम, तीसरी ताली रहती है। यहाँ पर हमने मात्रा लिखी 14, और यहाँ पर इसके विभाग हम बनाएंगे। तो इस टेबल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से विभाग बनाए गए। 1 2 3 4 हमारे टोटल इसमें विभाग हैं, और मात्रा इसमें रहेगी 5 2 3 और 4। इस प्रकार से 4 विभाग यहाँ पर रहेंगे। सम पहली मात्रा पर रहेगा, खाली 8वीं मात्रा पर रहेगा, मात्रा पर, और उसके बाद हम लिखेंगे ताली। ताली हमारा 6ठी मात्रा और 11वीं मात्रा। हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6ठी और 11वीं मात्रा। इस प्रकार से हम इसका शॉर्ट परिचय बनाएंगे, तैयार करेंगे। और टेबल बनाने के बाद आप परिचय लिखें तो आपको, आप इस ताल का परिचय लिखते समय गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आपको परिचय बहुत अच्छे से याद हो गया, समझ में आ गया, तो इसका बनाना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर अभी सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बना के पहले ही दिखाया है, ये बाद में बनाना होगा। तो इस प्रकार से हम इस ताल का शॉर्ट परिचय तैयार करेंगे, लिखेंगे, और फिर हम इसका पैराग्राफ में। लेकिन हर प्रश्न को समझाने का अपना तरीका होता है कि हम उस प्रश्न को कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अपना जो तरीका है ताल का वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम ताल का नाम लिखेंगे, फिर मात्रा लिखेंगे, फिर विभाग बनाएंगे, फिर सम, जहाँ से ताल शुरू होती है वो, और फिर उसके बाद उस मात्रा को लिखेंगे जिससे सम की पहचान होती है, खाली लिखेंगे। खाली के बाद ताल में जो विभाग बच गए उनमें ताली प्रयोग की जाती है, वो सभी मात्राएं हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ये तो हमारा होगा शॉर्ट परिचय। अब इन सभी बातों को विस्तार से समझाएंगे। जो हमने यहाँ पर कुछ बातें कम विषय में बताई है उसको विस्तार से खोल कर बताएंगे कि धमार ताल 14 मात्राओं का ताल चक्कर है। इसमें 5 2 3 4 मात्राओं के 4 विभाग बनाए जाते हैं। धमार ताल की पहली मात्रा सम व 8वीं मात्रा को खाली माना जाता है। धमार ताल की 6ठी और 11वीं मात्रा पर दूसरी ताली, और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली प्रयोग की जाती है, तीसरी ताली आती है। धमार जो ताल है बेटा, इसके बोल खुले होते हैं, खुले बोल की ताल है। खुले बोल की ताल है तो ये हमारे मदन वाद्य पर बजाई जाएगी और पखावट वाद्य पर बजाई जाएगी। खुले बोल की ताल मदन और पखावट वाद्य पर बजाई जाएगी। इसके साथ ध्रुपद गाया जाता है, धमार गाया जाता है, और ख्याल गाया जाता है। धमार के नाम से मिलती जुलती एक और गायक शैली है जो धमार कहलाती है। लेकिन बेटा धमार जो गायकी है वो धमार ताल के साथ नहीं गाई जाती। धमार ताल के साथ धमार नाम की गायन शैली वही गाई जाती है, ना कि धमार। दोनों अलग अलग गायन शैली है। धमार ताल जो है इसकी प्रकृति चंचल होती है, और हमारी जो धमार ताल में धमार जो गायकी है इसकी प्रकृति गंभीर होती है, क्योंकि हमारी जो ताल है ये मदन पखावट पर बजाई जाती है, खुले बोल की ताल है। और इस खुले बोल की ताल होने के कारण इसमें
गंभीर प्रकृति की गायन शैली ही गाई जाती है। यहाँ पर जो गायकी है ये चंचल प्रकृति की गायन शैली है, इसलिए ये धमार ताल के साथ नहीं गाई जाती। इस प्रकार से ये सभी बातें हम पैराग्राफ में लिख लेंगे। पैराग्राफ में लिखने के बाद हम इस ताल की एक गुण बनाएंगे, फिर उसके आधार पर इसके दो गुण की टेबल बनाई जाएगी। आइए चलते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। पहले जितनी हमारे ताल में मात्रा है वहां तक हम काउंटिंग संख्या लिखेंगे और फिर इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। पहला विभाग 5 मात्राओं का, फिर 2 मात्राओं का, फिर 3 मात्राओं का और फिर लास्ट में 4 मात्राएं बचेंगी। ये हमारा सम हो गया, ये ताल की मात्रा होगी। जिसके बाद हम चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह के बाद ताल के बोल लिखेंगे। यहाँ पर हम ताल का नाम लिखेंगे धमार। जो भी ताल का हम प्रकार लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। एक गुण बना रहे हैं तो एक गुण, दो गुण बना रहे हैं तो दो गुण। सम के बाद हम दूसरा सम दिखाएंगे, दूसरा सम यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम काले का चिन्ह लगाएंगे और ये हमारा तीसरा सम, तीसरी ताल। अब रूपक ताल में, झप ताल में और त्रिवर्ण ताल में आपने बोल पढ़े होंगे। किसी में 3 3 था, किसी में 3 3 था, किसी में धा धा था, किसी में देना दे देना, देना दे देना, इस प्रकार के बोल हमने पढ़े। धमार जो ताल है इसके बोल भी अलग है। इस प्रकार से लिखेंगे उनको कर, धी, ट। ये उन तालों से अलग हो है। क, धी, ट, धी, ट, धा और आ। जहां पर एक चिन्ह है, ऐसे क्या करते हैं जो चिन्ह बेटा इसको आओ करेगा, आओ करेगा। अवग्रह का जो चिन्ह है उसका मतलब होता है कि उससे पहले जो भी बोल है उसका आवर्तन करना, उसका ही उच्चारण करना होता है। इसका प्रयोग बोल बढ़ाने के लिए, बोल बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गीत के जो बोल होते हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो बोल है यहाँ पर आ लगा है, ध प्लस में आ, फिर हमारा बना धा। तो धा का उच्चारण एक तो हमारा पास छठी मात्रा पर रहेगा और इसके अंदर जो आ लगा हुआ है उसको उच्चारण करने के लिए भी एक मात्रा का प्रॉपर पूरा समय दिया गया है। उस मात्रा के लिए हम वहां पर अवग्रह का चिन्ह दर्शाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। इसके लिए जो चिन्ह बनाया गया भातखंड जी के अनुसार वही चिन्ह हम यहाँ पर दर्शाएंगे जो कि ऐसी आकृति का होता है। क, धी, ट, धा, आ, पूरा समय लगे। धा में जितना समय लगेगा उतना समय यहाँ पर आ उच्चारण करने में लगना चाहिए। क, धी, ट, धा, आ। ग, ती, ट, ता, आ। इस ताल में 2 बार अवग्रह का चिन्ह प्रयोग हो रहा है, एक बार था के बाद और एक बार ता के बाद। जहाँ पर आ आया वहां पर हमने अवग्रह का चिन्ह प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हम इस ताल की एक गुण की टेबल बनाएंगे और दो गुण की टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में डबल बोल लिखे जाएंगे। पहले इस ताल की मात्रा बनाओगे तो क, धी, ये दोनों को यहाँ पर लिखेंगे क, धी और दोनों को इस प्रकार से जोड़। इस प्रकार से फिर इसकी दुगुण बढ़ जाएगी और दुगुण की टेबल एक बार बना के देखते हैं। इनको मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है। वैसे ही हम मात्रा लिखेंगे, इस प्रकार से गुण में लिखेंगे। और ऐसे हम अपनी टेबल बनाएंगे गुण की। 5 मात्रा का विभाग 2 और 3, ऐसे चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे गुण, ताल का नाम धमार। यहाँ पर मात्रा चिन्ह बोर्ड लिखे जाएंगे। डबल डबल बोर्ड करके लिखना है, पहला और दूसरा। क, धी, जोड़ने के लिए नीचे आप चंद्रा का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ट, धी, अगले 2 बोलेंगे ट, धी, फिर उसके बाद ट, धा। अब हमारे पास आ बचा, ये पहले लिखा जाएगा और फिर ग, ती, ट,
टी टै के बाद टी टै, टी टै और ता आ, ता आ। जब हम कभी भी किसी भी ताल की धुन बनाएंगे तो एक धुन में हमारे पास जो समय था उस समय के आधे समय में ही हम धुन के बोल पूरे कर लेंगे। हमारे पास देखिए 14 मात्रा थी और उसमें हमने 7 मात्रा में पूरा कर लिया उस कार्य को। स्पीड बदलने के बाद दुगनी चाल में जब हमने काम करना शुरू किया उस काम को हमने आधे मात्राओं के समय में ही पूरा कर लिया। अब आगे जो हमारे पास 7 मात्राएं बच गई उन सभी मात्राओं के लिए हम इन्हीं बोल का रिवीजन करेंगे, इन्हीं बोल को दोहरा कर लिखा जाएगा, यही सभी बोल आगे लिखे जाएंगे। क धी, टे धी, टे धा, ग अ ग, यहाँ पर आ और ग, फिर ती टै, फिर ती टै, फिर ता। इस प्रकार से हम ताल की धुन की टेबल बनाएंगे, एक गुण और दो गुण। संगीत में ताल एक गुण से 8 गुण तक गायब हो जाती है। ये अभी आपके सामने एक गुण और दो गुण की हमने टेबल बनाई है। आप इसके 3 गुण 4 गुण 5 गुण तक इस टेबल में बना सकते हैं, नियम वही रहेगा। यदि आप इसके 3 गुण बना रहे हो तो 3 बोल हम यहाँ पर लिखेंगे क धी ट, और 3 के हम जोड़े बनाते हुए चलेंगे। जितनी मात्राएं हैं उतने हम जोड़े बनाएंगे। 4 गुण बनाने हैं तो 4 के जोड़े बनाएंगे, 5 गुण बनानी होती है तो 5 के जोड़े बनाकर जितनी ताल की मात्रा है वहां तक उनको लिखना होता है। तो इस प्रकार से एक गुण और दो गुण बनाएंगे। परिचय आपने सीखा इसका इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से धमार ताल का परिचय समझ में आएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से धमार ताल का परिचय सीखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।